हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो है वो ट्वेल्थ कॉमर्स प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का वीडियो है। थोड़े देर दिन पहले मैंने ट्वेल्थ साइंस के भी स्टूडेंट्स के लिए जो उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक थे उनके मैंने वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली ट्वेल्थ कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ओके, जिनको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं उस क्वेश्चंस बैंक के सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, मैं पहले आपको ट्वेल्थ कॉमर्स के जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। दिस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपके मैथ्स का होता है वो टोटल 20 मार्क्स का एग्जाम होता है। ओके, दिस 20 मार्क्स इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, 15 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। ओके, these 5 marks are for journal। ओके, जो आपने मैथ्स का जर्नल बनाया होगा वो अगर प्रॉपरली सर्टिफाइड है, टीचर्स ने करेक्ट किए हुए हैं, तो यू विल डेफिनेटली गेट दिस 5 marks फॉर जर्नल। एंड दिस 15 marks इज एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन विच यू विल बी गिवन विथ 4 क्वेश्चंस। आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस आपको कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 marks, सो लाइक दैट 5 3 15 मार्क्स का ये पेपर होता है। सो 15 मार्क्स इज योर रिटन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड 5 marks इज योर जर्नल। ओके, दिस वे यू विल गेट 20 marks, ओके, इन योर मैथ्स प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। बाकी जो 80 marks बच गए वो तो आपके एचएससी बोर्ड का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वहां पर आपको लिखना होगा। ओके, फाइन। सो लेट स्टार्ट विद दिस क्लास नाउ। आई थिंक आप सभी के पास ये वाला पीडीएफ अवेलेबल होगा जिसके अंदर आई थिंक या 20 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस हियर इन दिस क्लास विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग ट्रुथ टेबल। Examine whether P implies Q. Okay, P implies Q, double implies negation P or Q is tautology or contradiction or neither of them. सो आप सबको मालूम होना चाहिए कि टोटोलॉजी मतलब जब हमारा एंड ट्रूथ टेबल कॉलम का सारा ट्रूथ टेबल ट्रू आता है तो हम टोटोलॉजी बोलते हैं। सारे अगर फॉल्स आते हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, और अगर कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स आ गया तो नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, उसको कंटिंजेंसी बोलते हैं। राइट, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले किसी भी ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन में हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो आप देख सकते हो पी क्यू, नेगेशन पी क्यू मतलब दो ही अल्फाबेट है, पी और क्यू। तो जब दो ही अल्फाबेट होता है तो हमारे पास 4 ऑप्शंस वाले, 4 रोज वाले टेबल हमको बनाने होते हैं। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस। मैं मोबाइल फोन में भी ये क्वेश्चन बैंक ओपन कर देता हूँ सो दैट मुझे बार बार ना देखना पड़े बैक करके। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यूजिंग ट्रुथ टेबल। सो जैसे कि हमने देखा, अ, दो स्टेटमेंट्स है तो आपको पहले तो कॉलम डिसाइड कर लेना है कि पी और क्यू आपके हो जाएंगे दो स्टेटमेंट्स। फिर हम क्या करते हैं बच्चों? सो वी ऑल नो दैट पी में वी राइट ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, और क्यू में हम लिखते हैं ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट 2 कॉलम्स जो आप सभी को बना लेना होता है। अब आपको जो ट्रुथ टेबल बनाना है उसमें पी इंप्लाइज क्यू है एंड नेगेशन पी और क्यू है। ठीक है, सो आप ने देखा कि नेगेशन पी भी वहां कहीं तो चाहिए। राइट, तो हम नेगेशन पी भी यहीं पर बना लेते हैं। तो नेगेशन क्या होता है? ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। सो ट्रू बिकम्स फॉल्स, ट्रू बिकम्स फॉल्स, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। करेक्ट, एंड देन आपके जो कॉलम्स आएंगे, एक पी इंप्लाइज क्यू का कॉलम आएगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट में नेगेशन पी और क्यू का कॉलम आएगा, एंड द लास्ट विल बी इन दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज। ठीक है, सो दिस वे हाँ इट विल बी डन। एंड नाउ वी कैन वेरी वेल मेक दिस ट्रूथ टेबल। P implies Q, P को देखेंगे और Q को देखेंगे। इम्प्लाइज में हम सबको मालूम है पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज वो ट्रू ही होता है। सो ट्रू ट्रू इज ट्रू, ट्रू फॉल्स इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज ट्रू, एंड फॉल्स फॉल्स इज ट्रू।
इसके बाद हम देखेंगे पी, निगेशन पी को देखेंगे एंड क्यू को देखेंगे, ठीक है। निगेशन पी एंड क्यू को देखेंगे, उनके बीच में और है। तो और में क्या होता है बच्चों, अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हम ट्रू लिखते हैं। तो लेट्स सी हियर, ट्रू फॉल्स, ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स, ट्रू ट्रू, ट्रू, एंड फॉल्स ट्रू, अगेन ट्रू, क्योंकि और है। और में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू होता है तो आंसर ट्रू होता है। अब इन दोनों के बीच में हमको डबल इंप्लाइज करना है। डबल इंप्लाइज को हम कैसे याद किए थे बच्चों, कि दोनों स्टेटमेंट जब सेम होता है, ट्रू ट्रू विल गिव यू ट्रू, फॉल्स फॉल्स विल ऑल्सो गिव यू ट्रू, बट ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू रहेंगे तो फॉल्स देते हैं। तो यहां पर देखते हैं हम लोग फाइनल आंसर क्या होने वाला है अभी। So true, true will give you true, right? False, false gives you true. True, true gives you true. And true, true also gives you true. So the last column state that all the truth values are true. Therefore, the given compound statement is tautology. तो बस ये एक statement लिख देना है, that all the elements are T. Therefore, the given compound statement is tautology. That completes your first question of your question bank. I hope everybody would have understood this very well. Okay, let us go back to your question number 2. Okay, what is question number 2 बच्चों? देखो जरा, ये मोबाइल फोन से भी मैं देख लेता हूँ। हम्म, ओके, हाँ। तो अभी यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, देखो क्वेश्चन में, प्रूव दैट, प्रूव यूजिंग ट्रूथ टेबल। ओके, सो अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ द ट्रूथ टेबल, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो अगेन हमको सबसे पहले क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कितने स्टेटमेंट्स हैं। तो हम देख सकते हैं पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, नेगेशन पी नेगेशन क्यू, मतलब दो ही स्टेटमेंट है, राइट। ओके, सो let me go to the notepad and let me start the second question. Okay, तो ये मोबाइल फोन में भी मैं सेकंड क्वेश्चन ओपन कर देता हूँ। आ गया। हम्म, यस, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं। सो देर आर टू स्टेटमेंट्स, तो हम पहले पी और क्यू लिख देंगे। अब इसके बाद हम बच्चों क्या करते हैं, तो अगेन सेम, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। फिर हमने देखा है कि स्टेटमेंट के अंदर नेगेशन पी और नेगेशन क्यू भी है, तो पहले ही हम नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू निकाल लेते हैं। तो वो होगा पी का नेगेशन फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। ये आपका हो गया नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसमें आप देख सकते हो, आपको P इंप्लाइज Q, P डबल इंप्लाइज Q इक्विवेलेंट टू ऐसा पूछा है, राइट। तो हमें, अब हम वो जो कॉलम्स है वो निकाल सकते हैं। तो जैसे P डबल इंप्लाइज Q का एक कॉलम बना देंगे हम लोग। फिर राइट साइड का जो टर्म है उसमें नेगेशन P और Q चाहिए, वो बना देंगे। फिर नेगेशन Q और P चाहिए, वो भी बना देते हैं। फिर इन दोनों के बीच में एंड है, तो नेगेशन P और Q एंड नेगेशन Q और P, राइट। तो हमको इन्हीं दोनों कॉलम को इक्वल करना है। आप चाहिए तो लाइन से कॉलम के नंबर 1 2 3 4 दे सकते हो, या तो जिन दो कॉलम को इक्वेट करना है उन्हीं कॉलम को नंबर दे दो, कि इसको मैंने कॉलम ए बोल दिया और इसको कॉलम बी बोल दिया। अब हम इसके ट्रूथ वैल्यूज लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पी डबल इंप्लाइज क्यू, अभी मैंने बताया जब दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज वो क्या होता है, फॉल्स।
तो P डबल इंप्लाइज क्यू देखते हैं हम लोग, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ट्रू, डबल इंप्लाइज। अब नेगेशन P को देखेंगे और किसको देखेंगे, Q को देखेंगे, और बीच में लगेगा और मतलब अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो आंसर इज ट्रू। सो लेट अस सी दैट नेगेशन P और Q, एफ टी टी, एफ एफ एफ, टी टी टी, टी एफ टी। ओके, अब देखेंगे नेगेशन Q को और P को, इन दोनों को देखो ध्यान से। तो टी एफ टी और है यहां पर अभी भी, टी 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 है, एफ 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 होगा, एफ टी टी हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में हमको लगाना है एंड। एंड में क्या होता है बच्चों, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर विल बी फॉल्स, राइट। सो लेट्स सी, इन दोनों के बीच में एंड हम लोग अप्लाई करेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड ट्रू ट्रू ट्रू। अब अगर आप कॉलम ए को देखो और कॉलम बी को देखो, राइट, तो आप देख सकते हो कि दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल है, एंड दैट इज मोर देन इनफ टू से दैट दे आर इक्विवेलेंट। सो सिंस all the elements of column A and B are identical, therefore P double implies Q is equivalent to negation P or Q and negation Q or P. This is your second problem बच्चों। आई होप सबको समझ में आ गया ये सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स move to the next question, that is question number 3. Now what is question number 3? Question number 3 says that find the inverse matrix. Find what? Inverse matrix using adjoin method. तो पूरे मैट्रिक्स का वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ऐसे तो मैट्रिक्स में एडजॉइन मेथड है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी है, बट यहाँ पर आपको एडजॉइन मेथड पूछा है जो कि बहुत ही सिंपल है, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, matrix by adjoin, inverse by adjoin method, question number 3। पीडीएफ एक्चुअली बार बार बंद हो जा रहा है। हाँ, तो मैंने पहले मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेना है कि लेट ए इज द मैट्रिक्स 1 2 1 3 0 1 0 2 1। ओके, चाहे मुझे कोई भी मेथड से इनवर्स फाइंड करने को पूछा जाए बच्चों, सबसे पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो हम ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, राइट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है चेक करना कि इसका डिटर्मिनेंट 0 तो नहीं है ना, राइट। अगर 0 है तो हम बोलेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट, कंसीडर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट निकल जाएंगे, 1 3 0 2 0 2 एंड 1 1 1, राइट। अब हम क्या करेंगे, सो हम सबको मेथड तो मालूम ही है, प्लस माइनस प्लस, तो +1 लिखा मैंने, एंड देन आई हाइड द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, फिर जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1 0 0 एंड 2 1 2। नेक्स्ट टर्म इज -2, -2 में हम क्या हाइड करेंगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। अब क्या बचेगा, 1 3 3 एंड 0 1 0, राइट। उसके बाद नेक्स्ट विल बी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये होगा +1, ठीक है, 2 3 6 -0, so you can see here it's 1 into -2, -2 into 3, 1 into 6, so it's -2 -6 +6, 6 के 6 कैंसिल हो गया, ये -2 बच गया। हम बोलेंगे कि भाई -2 0 नहीं है, एंड देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये लेंदी, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है,
क्योंकि इसमें क्या होता है, माइनस फाइंड करो, को फैक्टर्स फाइंड करो, काम बहुत है इसके अंदर। तो ये सब अगर आपको एग्जाम में आया तो थोड़ा ये लेंदी जरूर होगा। हाँ, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से करोगे तो इसमें आपको पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे, और इजी भी है, राइट। सो आफ्टर चेकिंग वेदर द यूनिवर्स एग्जिस्ट और नॉट, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? यस, हम उसके माइनर्स एंड को फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर माइनर्स लिख देना है, उसी के एडजेसेंट में यहाँ पर को फैक्टर्स लिख देना है। हाँ, मेरी हैबिट है माइनस को मैं एम से डिनोट करता हूँ। तो इट इज M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। सेम वे यहाँ पर मैं को फैक्टर लिखूंगा, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यस, कहाँ चला गया क्वेश्चन? या 121 301 021, यही क्वेश्चन था ना? हाँ। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ पर बना देता हूँ, 1 2 1, क्योंकि बार बार ऊपर ना मुझे करना पड़े। 3 0 1 एंड 0 2 1, ये मैट्रिक्स। आप सबको मालूम ही होगा कि इसको किस तरीके से हम माइनस फाइंड करते हैं। 1 1 मतलब हाइड द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम। 1 2 मतलब हाइड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, और इस तरीके से आप करते जाओगे। ठीक है। सो अब मुझे हर एक एक करके बताना थोड़ा मुश्किल होगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो मैं करते जाता हूँ, जरा आप चेक करते जाओ, ठीक है? हाँ, हो सकता है कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे करेक्ट भी कर लेना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा 1 -0 0 -2, ठीक है। -1 2, 3 -0 3 -0 3, 1 3 6 -0 6, 2 1 2 -2 0, 2 2 1 -0 2 3 2 -0 2 3 2 1 -3 -2 3 3 0 -6 -6। प्लीज चेक, चेक दिस कि ये राइट आया है क्या? यस। ओके, अभी इसकी कोफैक्टर्स हम लिख देते हैं। कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं बच्चों? हम सफिक्स को ऐड करते हैं, राइट। 1 + 1 2। अगर ये इवन आया तो हम सेम लिखेंगे, -2 है तो -2 रहेगा। बट अगर 1 + 2 3 ऑड आ गया तो ऑड में चेंज कर देंगे, तो 3 है तो -3 हो जाएगा, -3 है तो +3 हो जाएगा। तो अगर आप चेक करोगे ना बच्चों, तो ऑल्टरनेट ऑड इवन दिख रहा है यहाँ पर मुझे। ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर, ये 1 + 1 2 इवन है, 1 + 3 4 इवन है, 2 + 2 4 इवन है, 3 + 1 4 इवन है, 3 + 3 6 इवन है, बाकी सब ऑड है। तो जो इवन है उसमें हम सेम लिख देंगे, तो ये होगा -2 एज इट इज, 6 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 एज इट इज, -6 एज इट इज। बाकी के सब ऑड है तो वो सबके सब चेंज हो जाएंगे। 3 का -3, 0 तो चेंज होगा तो भी 0 ही होगा, 2 का -2 एंड -2 का 2। इस तरीके से हमको माइनर्स एंड देन को फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे। जैसे ही को फैक्टर आ गया बच्चों, आपको तुरंत बना लिखना होता है को फैक्टर मैट्रिक्स। देयरफॉर को फैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, जो आपको मिला है उसी को बस ऑर्डर में अरेंज कर दो। -2 -3 6, 0 1 -2, 2 2 -6। Yes, I hope everybody understood this very well.
ओके, नाउ वंस यू गॉट कोफैक्टर मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्या होता है आपको, आपको फाइंड करना होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। सो एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी हमको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिला है, उस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज लिखना होता है, यानी जो रो में है उसको हम कॉलम में लिखते हैं। तो जो फर्स्ट रो है -2 -3 6, वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकेंड रो 0 1 -2, सेकेंड कॉलम हो गया, एंड लास्ट रो बिकम्स द लास्ट कॉलम। तो ये आपका एडजॉइन मैट्रिक्स हो गया। एंड आफ्टर राइटिंग एडजॉइन मैट्रिक्स, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या निकाला था बच्चों, -2, okay? So your final answer will be 1 upon -2 into adjoint matrix, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, उसको मैं एज इट इज यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इस -2 को अंदर लेके जा सकते हो, तो सबको -2 से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, बट सारे एलिमेंट 2 से डिवाइडेड नहीं है, जैसे 3 है, 1 है, तो आप इसको एज इट इज ऐसे भी रखोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी मार्क्स आपका कट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। आपने एडजॉइन मेथड से इनवर्स फाइंड करना सीखा, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, if A is this matrix, show that A square minus 5 is so simple question। 5 मार्क के लिए तो क्वेश्चन भी नहीं बनता, बट प्रैक्टिकल में है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है आपको पूछने के लिए, तो हमको पूछना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। हमारे पास ए गिवन है, मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स क्या है मुझे लिखने दीजिए, 3 1 -1 2, ठीक है। तो सबसे पहले वहां पर ए स्क्वायर चाहिए, 5a चाहिए और 7i चाहिए, तो उसमें पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो आई से कंसीडर ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए। मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले मैंने ए लिखा, फिर से ए लिखा। आई होप आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मालूम होगा, हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड टू सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो का काम खत्म होता है तो फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई टू द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाई टू द सेकेंड कॉलम, लाइक दिस हम सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सी, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, 1 × -1 -1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 3, 1 2 2। अब सेकेंड रो को उठाओ और फर्स्ट कॉलम, तो -1 × 3 -2 3, 2 × -1 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 + 4, तो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 8 -5 5 3। दिस इज योर ए स्क्वायर, ओके। वंस यू गेट ए स्क्वायर, अब आई थिंक बाकी चीजें तो 5a 7i तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो मैंने क्या करना है अभी, लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर -5a + 7i। अब मैं यहाँ पर पुट करूंगा, ए स्क्वायर तो मैंने अभी कैलकुलेट किया, 8 5 -5 3, राइट, 8 5 -5 3, ये ए स्क्वायर होगी, -5 टाइम्स ए मैट्रिक्स क्या था, हाँ, 3 1 -1 2 प्लस 7i, आई के बारे में बोला है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो ये 1 0 0 1 होगी, ठीक है बच्चों। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करो, 7 को मल्टीप्लाई करो, बाकी सारी चीजें ऐसी रखो, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, -5, 5 2 ज़ा 10, दिस इज 7 0 0 7।
ठीक है, अभी पहले दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है और बाद में थर्ड वाले को ऐड करना है। तो ये एक साथ भी कर सकते हो आप। 8 - 15 + 7, 5 - 5 + 0, -5 माइनस माइनस +5 + 0, देन 3 - 10 + 7। ये आपको मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या मिलेगा आपको, 8 + 7 15 - 15 0, -5 + 5 0, 5 - 5 इज 0, 7 + 3 10 -10 इज 0। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, आपको प्रूफ क्या करना था बच्चों, आपको प्रूफ करना था कि वो जीरो है। जीरो है मतलब जीरो मैट्रिक्स है। तो आपको यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स, ये हमारा प्रूफ हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। सो वेरी सिंपल। सबसे पहले ए स्क्वायर का कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा था, तो हमने ए स्क्वायर का पहले फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हमने फिर बाकी लेफ्ट हैंड साइड लेके सब्स्टिट्यूट किया, एंड वी गॉट दिस आंसर। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया आपके लिए अगेन। ठीक है, चलो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय रिडक्शन मेथड। आपको रिडक्शन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट? तो लेट्स सी कैसे करेंगे हम लोग। ओके, पहले तो मुझे इक्वेशन लिखना है x + y + z। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 मुझे इसमें से एक्चुअली बंद हो जा रहा है बार बार। x + y + z = 6। सूम हो जा भाई आज के दिन। ओके, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ। x + y + z = 6, 3x - 5 + 3z = 10, 5x + 5y - 4z = 3। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बच्चों। लिखा क्या है इसमें, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग रिडक्शन मेथड, राइट? यूजिंग रिडक्शन मेथड। अभी रिडक्शन मेथड क्या होता है, मैं एक प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि रिडक्शन मेथड ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। रिडक्शन मेथड से कैसे करना है, सबसे पहले बच्चों इक्वेशंस को प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड ये लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए, और जो कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी हमारा काम कर चुका है। एक्स वाई जेड लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में नंबर है। तो पहले अगर कोई इक्वेशन आगे पीछे है, वेरिएबल इधर उधर है, तो पहले उसको उस फॉर्मेट में लाओ। फॉर्मेट में लाने के बाद आपको सोल्यूशन में तीन मैट्रिक्स अज्यूम करना है। पहला मैट्रिक्स होगा मैट्रिक्स ए। ये मैट्रिक्स क्या होगा, तो हर एक इक्वेशन के एक्स वाई और जेड का कोएफिशिएंट। जैसे पहला मैट्रिक्स का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो वो होगा 1 1 1। दूसरे का 3 - 1 3। तीसरे का 5 5 - 4। सॉरी, ओके। सो ये मेरा मैट्रिक्स ए हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है मैट्रिक्स एक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर वो वेरिएबल होते हैं जो इन कोएफिशिएंट्स के साथ थे, एक्स वाई एंड जेड। और तीसरा मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स बी, जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं, वो हम लोग लिखते हैं 6 10 एंड 3। तो सबसे पहला स्टेप ये है बच्चों कि आपको इनको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद आपको ए एक्स एंड बी, ये तीन मैट्रिक्स जो है आपके, उसको इस तरीके से हमको लिखना है। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है वो है कि हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। सो हम लिखते हैं, इसके लिए तो हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन इज, देयरफॉर द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ given equation is, we write
ए एक्स इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स का अगर मैं एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आई विल गेट बी। दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस जो हमको दिया था। अब आपको सिंपली क्या करना है, ए एक्स और बी जो जो आपको मैट्रिक्स हमने एज्यूम किया है उसको एज इट इज पुट कर देना है। तो 1 1 1, 3 -1 3, 5 5 -4, ये आपका मैट्रिक्स ए है। फिर मैट्रिक्स एक्स है एक्स वाई जेड इक्वल टू मैट्रिक्स बी है 6 10 एंड 3। अब आपको इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना है। तो रिडक्शन मेथड में आपको सिखाया क्या होगा बच्चों कि जो भी मैट्रिक्स होता है उसको आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि जो डायगोनल एलिमेंट है, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे जो भी एलिमेंट है उसको जीरो बनाना है। इसको क्या बनाना है बच्चों, जीरो बनाना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही कंपलसरी करना होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते आप। ठीक है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला कॉलम है बी, उसके अंदर कोई दूसरा कॉलम है ही नहीं, तो मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकता हूँ। इसके लिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन ही इसमें करना होगा। तो आपको क्या करना है, ये 3 5 5 को जीरो बनाना है। ठीक है, अब ये जीरो कैसे बनेगा, तो मैं इस 3 को जीरो बनाऊंगा यूजिंग 1, और 5 को जीरो बनाऊंगा यूजिंग 1। 3 को जीरो कैसे बनाऊंगा यूजिंग 1, तो 3 में से मैं 3 टाइम्स 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा। और 5 को जीरो कैसे बनाऊंगा मैं, 5 में से 5 टाइम्स 1 में सब्ट्रैक्ट करूंगा। राइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई ऑपरेशन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू टेल यू। सो R2 को मैं चेंज कर रहा हूं कैसे, R2 -3 टाइम्स R1, एंड R3 को चेंज कर रहा हूं मैं कैसे, R3 चेंजेस टू R3 -5 टाइम्स R1। ठीक है, यस। अब मैं इन ऑपरेशंस को यहां पर अप्लाई करने जाता हूं, देखो क्या होगा। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो सेकंड रो ध्यान से देखेंगे, सेकंड रो में से फर्स्ट रो का 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 -3 टाइम्स ऑफ 1, so 3 - 3 will be 0, then -1 -3 टाइम्स ऑफ 1, -1 -3 -4, 3 - 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 - 3 is 0। ठीक है, हमने कोशिश तो एक जीरो लाने की थी, लकीली थर्ड वाला एलिमेंट भी जो है इस रो का वो जीरो हो गया। अब थर्ड R3 के लिए 5 - 5 टाइम्स ऑफ R1, तो 5 - 5 टाइम्स ऑफ 1, 5 - 5 0, 5 - 5 टाइम्स ऑफ 1, 5 - 5 इज 0, -4 -5 टाइम्स ऑफ 1, -4 -5, इट इज गोइंग टू बी -9, XYZ एज इट इज। ठीक है, राइट हैंड साइड में भी यही ऑपरेशन होगा। तो पहला रो में तो कोई चेंजेस नहीं है। अब देखेंगे हम 10 -3 टाइम्स ऑफ 6, सो 10 -18 -8। उसके बाद 3 - 5 टाइम्स ऑफ 6, सो 3 - 5 6 30, तो 3 - 30 -27। तो एक्चुअली हमारा टारगेट तो था कि इन तीन एलिमेंट को जीरो करना, बट हमारे पास ऑलरेडी, हाँ, नीचे 2 जीरो आ चुका है। ठीक है, हमने ऑपरेशन तो केवल एक के लिए किया था, बट हमको दोनों मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। हमको एक ही ऑपरेशन में एक ही स्टेप में मिल गया। तो अब आपको क्या करना होता है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों। देखो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये होगा 1x + 1y + 1z। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0x -4y + 0z हो गया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0x 0y एंड देन 9z हो गया, -9z। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दिया है 6 -8 -27। हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था कि जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब x + y + z = 6, इक्वेशन 1। -4y = -8,
जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो y इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। एंड थर्ड, -9z equal to -27, minus minus cancel, z is 27/9, so that is z equal to 3. So z और y हमको डायरेक्टली मिल चुके हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट करके x निकालूंगा। सो पुट 2 and 3 in equation 1, I get x plus 2 plus 3 equal to 6, x plus 5 equal to 6, x equal to 6 minus 5, 1. So the answer for this question will be, okay, that x is equal to 1, y is equal to 2, z equal to 3 is the solution of given लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ज्यादा हमको रिड्यूस नहीं करना पड़ा, राइट। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस एज वेल। हमने पहले 3 मैट्रिक्स बनाया, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, और फिर हमने उसको अपर ट्रायंगुलर में रिड्यूस रिड्यूस करने का ट्राई किया, जो कि इजिली आपका रिड्यूस हो गया, एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। Let's move to the next question. Okay, that is question number 6. What does it say? Find the value of x for which this function is increasing. हम सबको मालूम है अगर फंक्शन इंक्रीज कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेटर देन 0, राइट। So let's go back to the notepad and start solving this question as well. Okay, question number 6. ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, राइट। मेरे का एक पीडीएफ बंद कैसे हो जा रहा है। जाने दो। अच्छा, ये गलती से मैंने साइंस का पीडीएफ ओपन कर दिया। हाँ हाँ, अभी मैंने, यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x प्लस 10। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी बच्चों, ओके। तो हमको क्वेश्चन में दिया है कि इंक्रीजिंग है, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, सबसे पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट डू वी गेट, एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव तो आपको आता ही होगा, एक्स क्यूब का 3x², दिस इज 12x प्लस 12, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि सिंस भाई क्वेश्चन में दिया है कि एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम सबको मालूम है कि उसका जो डेरिवेटिव है फिर वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। किसी भी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव फंक्शन होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब डेरिवेटिव तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है, 3x³, अच्छा सॉरी 3x³ नहीं ना, इट शुड बी, यस, 3x⁻², होगा ना बच्चों, राइट। So this is 3x² minus 12x plus 12 greater than 0 हो जाएगा। आप देख सकते हो 3 मैं सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर सकता हूँ, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑल ऑफ यू, ओके। अब इसके बाद जो हमको करना है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, राइट। तो आप इसको अगर देखो तो 3x² माइनस 4x+4 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि ये एक्चुअली किसी का होल स्क्वायर है, राइट। सो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो ये x-2 का होल स्क्वायर है, राइट। x-2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब आप मुझे बताओगे हाउ टू फाइंड आउट एक्स की वैल्यू दें। अगर x-2 ग्रेटर देन 0, बहुत सारे बच्चे यहां तक लिख देते हैं बट इसके बाद उनको क्लिक नहीं होता कि इसके बाद क्या करना है।
एक्स की वैल्यू क्या लिखनी है। वो स्क्वायर को उधर भेजते हैं, रूट लगाते हैं, फिर टू को भेजते हैं। तो वो तो तब हम करते हैं बच्चों जब बीच में इक्वल टू साइन होता है। यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, तो क्या होगा बताइए। यस, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। 10 seconds for all of you to try this and let me know. थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है अभी इसमें के। क्या आया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा आप मुझे ये बताओ, कभी भी किसी का भी स्क्वायर, हाँ, लेस देन 0 हो सकता है क्या? पहले ये बता। यस, हम सबको मालूम है कि अगर एक्स रियल नंबर है, ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0 से लेस नहीं होता। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 से लेस हो गया तो वो रियल नंबर ही नहीं होता। ठीक है, तो इससे हमको ये पता चलता है कि भाई x-2 अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब अंदर जो है x-2, इट मस्ट बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो अंदर का नंबर है वो रियल नंबर होना चाहिए, राइट, क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर ही ग्रेटर देन 0 है। x-2 रियल होगा, इसका मतलब x क्या हो सकता है, फिर x कोई भी रियल, अगर x-2 रियल है, इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, ऑल रियल नंबर। हाँ, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी मतलब क्या, सारे रियल नंबर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो सच ए सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमने डेरिवेटिव किया, कि लास्ट पॉइंट आपको अच्छे से समझ के लिखना है, वहां पर हमको गलती करनी नहीं है। ओके, फाइन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैक्सिमा मिनिमा, अगेन ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड क्वेश्चन समझकर आप समझ इसको सीखने की ट्राई करोगे, कि अगर आपको कोई दूसरा फंक्शन भी आया तो भी आप इसको आसानी से कर पाओ। ठीक है, सो लेट अस बिगिन क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। मैं 7 यहां से देख लेता हूँ। यस, क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 24x प्लस 5। किसी भी फंक्शन का बच्चों मैक्सिमा या मिनिमम आपको अगर फाइंड करने के लिए पूछा जाए, तो आपको किस तरीके से करना है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन जैसे समझकर आप इसको ट्राई करना। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इसको पहले डिफरेंशिएट करना होता है। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा ये, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² माइनस 6x माइनस 24। कॉल दिस एज इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड स्टेप, डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमको फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। तो हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, तो मुझे मिलेगा एफ डबल डैश एक्स। 3x² का डेरिवेटिव 6x एंड 6x का डेरिवेटिव 6। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब मेथड क्या बोलता है बच्चों, कि इस दोनों स्टेप के बाद आप क्या करोगे, यू विल कंसीडर, जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया उसको कंसीडर करोगे और उसको इक्वेट टू 0 करोगे। और अब इस एफ डैश एक्स को पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे एंड एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, सो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 3x² माइनस 6x माइनस 24। ओके, 3x² माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं 3 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, तो 3 1 जा, 3 2 जा एंड 3 8 जा। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया है, तो 8 का ऐसा फैक्टर चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आना चाहिए, तो वो तो इजी है, 4 2 जा।
तो -4x+2x हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में x कॉमन है तो x-4 बचेगा। नेक्स्ट टू टर्म में 2 कॉमन है तो x-4 बचेगा। x-4 कॉमन है तो x+2 बचेगा, राइट। सो यहां से हमको x की दो वैल्यूज आएंगी, x-4 इज 0 और x+2 इज 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आपको x के दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो देख लो एक बार फिर से। सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर हमने दूसरी बार डेरिवेटिव किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 किया और उसको सॉल्व किया। तब तक सॉल्व करना है जब तक मुझे x की वैल्यू ना मिल जाए। अब आपको क्या करना है, ईच वन बाई वन आपको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, तो वो है f डबल डैश x इज इक्वल टू, मैं देख लू क्या लिखा है हमने, 6x-6, 6x, तो 4 है, -6, तो ये क्या होगा, 24 - 6, राइट बच्चों, दैट इज 18 एंड 18 इज ग्रेटर देन 0। तो अब कंसेप्ट क्या बोलता है, जिस x को पुट करने पर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, उस x की वैल्यू पे फंक्शन मिनिमम होता है। और जिस x की वैल्यू को पुट करने पर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, उस x की वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम होता है। तो यहां पर मैं इस तरीके से कंक्लूड कर सकता हूं कि देयरफॉर f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू। तो हमने तो ये पता किया कि 4 पे मिनिमम है, बट उसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे इसी डबल डेरिवेटिव के आंसर को लिख देते कि यही मिनिमम है। नो, ये तो हमने केवल कंडीशन चेक करना था कि डबल डेरिवेटिव पे ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। बट अगर जो वैल्यू फाइंड करना है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, इस ओरिजिनल क्वेश्चन में x के जगह 3 पुट करोगे तो आपको उसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो आपने लिखना है ऐसे कि देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ x के जगह आप क्या पुट करोगे, 4 पुट कर दोगे। हाँ, तो वो जो भी इक्वेशन था एक बार मैं मोबाइल में देख लेता हूँ। यस, तो उसमें मुझे x³ 3x², राइट। तो जहां जहां x है वहां पर 4 पुट करना है। तो 4 का क्यूब -3, 4 का स्क्वायर -24 × 4 +5। अब इसको सॉल्व करो। 4³ इज 64, 4 स्क्वायर इज 16, 3 × 48, 24 4 × 96 +5। तो 64 + 5 बिकम 69। ये दोनों माइनस वाले हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -8 + 6 14, 1 कैरी 144, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 - 9 इज 5, 13 - 6 इज 7, प्लीज चेक आउट, -75। तो इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आ गया वो -75 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली जैसे हमने पुट x इक्वल टू 4 किया, अब हम क्या पुट करेंगे, जो दूसरा x का वैल्यू है, क्या था, x का वैल्यू -2। सो पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो फिर से डबल डेरिवेटिव, 6x-6, ये हो जाएगा -12 - 6 -18 विच इज लेस देन 0। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर fx is maximum at x equal to -2 and therefore max value is equal to, फंक्शन में x के जगह -2 पुट कर दो। तो यहाँ बगल में ही मैंने सॉल्व किया है तो यहीं पर मैं लिख देता हूँ -2 का क्यूब
3 इंटू -2 का स्क्वायर, 24 इंटू -2 प्लस 5। तो -2 का क्यूब इज -8, -2 स्क्वायर इज 4 3 ज़ा 12, दिस इज +48 प्लस 5। तो ये हो जाएगा -20 और ये आपका हो जाएगा 53। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा? 33। 3 - 0, 5 - 2 is 3, so 33, this is your maximum value। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों, फोर्थ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आई होप everybody understood this question number 7 easily। Okay, so let's continue with this next problem now। क्या है अगला प्रॉब्लम? Question number 8, okay, find the area of the region bounded by y equal to 2x, okay, x axis and the line x equal to -2, x equal to 4। तो ये एप्लीकेशन ऑफ, यस बच्चों, डेफिनाइट इंटीग्रल है। ठीक है, सो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल अगेन बोर्ड एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 8, अच्छा 9 भी आपका सेम है। अच्छा, फाइंड द एरिया, ओके, सो 8 एंड 9 बोथ आर फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। फाइन, मुझे लगा वो y इक्वल टू 2x है कि x स्क्वायर है, सेम सम पढ़ रहा था मैं। कोई नहीं, चलो देखते हैं हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। y x, हम्म, मिल गया क्वेश्चन मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये क्या बोलता है? एक तो कर्व है y इक्वल टू 2x, एक्चुअली y इक्वल टू 2x को देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्ट्रेट लाइन? x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। आपने शायद इसमें बेसिक्स में किया होगा ना कि कोई भी लाइन होती है उसका इक्वेशन कैसे होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है वाई स्क्वायर है तो वो सर्कल हो सकता है। अगर वाई स्क्वायर है और एक्स है, या एक्स स्क्वायर है और वाई है, तो वो पैराबोला हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो उसको एलिप्स भी हो सकता है। तो आपने ये सब स्टैंडर्ड इक्वेशंस आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये लाइन दे दिया। हाँ, वाई इक्वल टू एक्स बोला है, फिर बोला है एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अबव एक्स एक्सिस चाहिए, वाई दिया हुआ है, तो वाई एक लाइन आएगा, हमको -2 to 4 इंटीग्रेट करना है, राइट? तो रिक्वायर्ड एरिया, ये तो बिना डायग्राम के आप कर सकते हो। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम -2 to 4। अब क्वेश्चन में तो वाई ही दिया था डायरेक्टली, 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, -2 to 4, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर -2 to 4, राइट? अब हम सबको मालूम है, हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4, तो 16 - 4 मतलब 12। तो आपका आंसर होगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। इतना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, क्योंकि लाइन दिया था इसलिए हमको ज्यादा टेंशन नहीं था, हमने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया। ओके, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है बच्चों। गो बैक टू द क्वेश्चन नाउ। हाँ, यहाँ पर क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। ओके, सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3। अब आप सबको थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए बच्चों कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। ठीक है, पैराबोला के चार टाइप होते हैं,
एक इस तरीके का पैराबोला होता है, राइट पैराबोला बोलता हूं मैं, ये लेफ्ट पैराबोला होता है, ये एक अपर पैराबोला होता है, और ये एक लोअर पैराबोला होता है। हर एक का एक डेफिनेट इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव 4by, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। तो आपको अपने इक्वेशन से कंफर्म करना है कि ये कौन से टाइप का है। तो आपके इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव है, कौन दे रहा है भाई, ये वाला दे रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव वाई। तो इसका मतलब ये हमारा अपर वाला पैराबोला है। तो मैंने एक डायग्राम बना देना है इसका। पहले मैं एक एक्स और वाई एक्सिस जरा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा डायग्राम कंपलसरी ऐसा नहीं है, बट उससे जरा ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा टिल्ट बन गया, 1 मिनट, इसको जरा अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारा पैराबोला बनेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब दूसरा क्या बोला, एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 3। एक्स इक्वल टू 1 मतलब क्या, एक्स इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस को 1 से कट करता हुआ लाइन। तो सपोज ये एक्स इक्वल टू 1 है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 3 का मतलब क्या, एक्स एक्सिस को 3 से कट करता हुआ लाइन। सपोज वो एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, और ये मैं कैसे बना रहा हूँ डायग्राम वो समझो। हाँ, क्वेश्चन में आपको ये मेंशन है कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू नहीं y है, 1 मिनट ना, y इक्वल टू x इक्वल टू, ये बच्चों y नहीं है। ओके, मैं देखता हूँ फिर से एक बार क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 दिए मेरे पीडीएफ में। तो x एक्सिस को 1 पे कट करना है, x एक्सिस को 3 पे कट करना है। अब हम कैसे करेंगे इसको, अब मुझे एरिया जो फाइंड करना है वो है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज ए कर्व x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 इज एंड x एक्सिस। तो मुझे जो एरिया फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है। ठीक है, अब ये एरिया किसके अंडर में आता है, तो ये एरिया इस कर्व के अंडर आता है। तो मैं सिंपली इस कर्व को इंटीग्रेट कर दूंगा 1 से लेके 3 तक, क्योंकि ये मुझे मालूम है ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, तो देखो आप कैसे निकालेंगे इसको हम, रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई, क्योंकि एक्स का लिमिट दिया है 1 to 3। इक्वेशन से वाई क्या होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसमें भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है हमको। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 3। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x⁻³ 1 to 3। अब एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3⁻³ -1⁻³ सो दिस इज 27/3 -1/3। तो 27 -1 हो जाएगा 26/3, और यही आपका आंसर 26/3 यूनिट्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना था कि भाई ये कौन सा पैराबोला है, राइट लेफ्ट अपर लोअर। फिर उसके बाद आपने वो लाइंस बनाए, और लाइंस बनाकर आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना। Okay, I hope everybody have understood this question very well. Okay, so let's move to the next question. Okay, so let's see the next question now. Question number 10. Okay, now let me read the question. What is question number 10? A wholesaler, this question, okay. A wholesaler allows 25% discount, trade discount,
and 5% cash discount, what will be the net price of an article marked 1600? Okay, so there is an article who उसको marked किया है 1600, उसको 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया है और 5% कैश डिस्काउंट दिया है, तो हमको उसका नेट प्राइस निकालना है। तो आई थिंक ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे कि भाई जो उसका मार्क प्राइस है, हाँ मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 1600 दिया हुआ है, राइट, एंड उसको 25% ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो हम पहले डायरेक्टली ट्रेड डिस्काउंट निकाल सकते हैं सोल्यूशन में कि भाई ट्रेड डिस्काउंट क्या है, 25% है। तो 25% किसका होगा, राइट, 25% ऑफ मार्क प्राइस, दैट इज 25% ऑफ 1600। अब 25% ऑफ 1600 कैसे निकालते हैं हम लोग, 25/100 इंटू 1600, दैट इज 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 25 × 16 आपको मल्टीप्लाई करना है, 25 × 16, 16 5 88 कैरी, 16 2 32 + 8 40। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना आया बच्चों, 400 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया, तो अभी अपना जो पहले प्राइस था, दैट प्राइस वाज लीस्ट प्राइस था, राइट। लीस्ट प्राइस के बाद अभी हमको ट्रेड डिस्काउंट किया, तो ट्रेड डिस्काउंट हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, इजंट इट। तो जब माइनस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट, तो अपने को क्या मिल जाएगा इसमें, उसका इनवॉइस प्राइस मिल जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू, जो हमको ये ट्रेड डिस्काउंट आया है वो हमको माइनस कर देना है लीस्ट प्राइस में से। तो लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अभी लिस्ट प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया था, 1600, राइट, हाँ, 1600 माइनस 400, तो ये कितना हो जाएगा टोटल बच्चों, 1200। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस 1600 था, पहले ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो 400 माइनस हो गया। तो अभी इनवॉइस कितना और बनेगा, 1200 का बनेगा। अब इस 1200 के इनवॉइस के ऊपर उसको कैश डिस्काउंट दिया 5%। सो नाउ आई विल कैलकुलेट कैश डिस्काउंट। दिस कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन इनवॉइस प्राइस। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% ऑफ 1200। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 5/100 इंटू 1200, 20 गेट्स कैंसल, 12 5 = 60, एंड उसको कैश डिस्काउंट कितना मिल गया बच्चों, 60 मिल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इनवॉइस प्राइस में से इस कैश डिस्काउंट को माइनस कर दूंगा, दैट विल बी दी नेट प्राइस। ओके, सो नेट प्राइस विल बी, जो इनवॉइस प्राइस था उसमें से इस कैश डिस्काउंट को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इनवॉइस प्राइस वाज 1200 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 1140। तो ये आपका फाइनल आंसर है कि 1140 रुपीज नेट आर्टिकल पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, 25% ऑफ 1600, फिर उससे इनवॉइस प्राइस आ जाएगा, जो मेन वैल्यू थी लीस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, फिर उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा 5%, तो फिर इनवॉइस प्राइस में से उस कैश डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ओके, so with this we completed the 10 questions of this question bank। so ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो अभी इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूँ 10 क्वेश्चंस के साथ। एक अगले छोटे से वीडियो के अंदर मैं इसका जो नेक्स्ट 10 सम्स है, जो मैथ्स 2 के मेजॉरिटी क्वेश्चंस है, उसके साथ में आऊँगा। ठीक है, सो आई होप आप सभी को इन सारे क्वेश्चंस के सोल्यूशन समझ में आए हैं। मैं इस वीडियो के कैप्शन में इसका पीडीएफ लिंक भी भेज दूंगा, सो दैट आपको इसको पढ़ने में आसानी हो। सारे क्वेश्चंस को एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर देना बच्चों, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपको यू नो 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने वाली हैं इसमें से, ठीक है, मैथ्स 1 के पार्ट में से, क्योंकि 2 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मैथ्स 1 एंड 2 विल बी मैथ्स 2। सो इवन इफ यू प्रैक्टिस दिस 10, यू आर श्योर टू गेट 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4। ओके,
सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। बाकी बच्चे जो भी कॉमर्स वाले हैं उनको शेयर करो, सो दैट उनके भी जो भी डिफिकल्टीज हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लेकर वो दूर हो जाए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।